गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सीमा माथुर आज आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कराने जा रही हूँ। ओके, तो सेकंड चैप्टर हम बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। यानी कि भूमि के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा हो सकता है, और जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसे नष्ट हो रही है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वन्य जीव संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसमें दो होते हैं, एक माम्बा होती है, एक पीटर होता है। ठीक है, माम्बा होती है वो कहाँ की है, तंजानिया की है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में एक छोटा सा गांव है। ठीक है, तो उसे पानी की बड़ी समस्या है वहाँ पे। उसे जल्दी पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और सुबह जल्दी उठती है, उसकी स्टोरी है। दूसरा है बेटा पीटर, जो कहाँ से है, न्यूजीलैंड से है। वो क्या करता है, वो भेड़ का पालन प्रदेश है वहाँ, और वहाँ पे वो रहता है। उसके बारे में वो तो माम्बा और पीटर विश्व के क्या है, दो बेटा विभिन्न संस्थान हैं, और उनके बारे में हम पता करेंगे। उनकी गुणवत्ता क्या है, क्वांटिटी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी की सुविधा, मिट्टी कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, ये सब। तो बेटा अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भूमि, भूमि क्या होती है बेटा। भूमि कहा जाए तो भूमि क्या है, एक तो प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है, यानी कि जो भूमि हमें प्रकृति की ओर से प्राप्त है, और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यानी कि जो कुल भूपृष्ठ है, जो उसमें से 30% क्या है, भूमि का भाग है। 70 क्या है, जल है। 70% तो क्या हमारी पृथ्वी पे पानी है। ओके जी, तो मैं आपको इनमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लाइन है, जो इस चैप्टर में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, उन्हें देखें आप, और मैं वही समझाऊंगी जो बिल्कुल इसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आगे फिर भूमि के बारे में। अब भूमि क्या होती है, भूमि होती है, भूमि पे हम रहते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ। ठीक है, अब क्या है बेटा, भूमि कई जगह समतल होती है, कहीं उबड़ खाबड़ होती है, कहीं संकरे मैदान होते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा विश्व है उसमें क्या है, कहीं बहुत बड़े बड़े क्या है बेटा, मैदान खाली पड़े हैं, कहीं क्या है, जंगल ही जंगल है। तो कई तरह भूमि के भाग है, और कितने प्रतिशत भाग पे है, 30%, यानी कि 30% भाग पे है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। यानी कि कहा जाए तो जहाँ उर्वर मैदान है और जो नदी घाटियों में जो कृषि है वो सबसे क्या है, फ़ायदेमंद है, वो सबसे बेटर है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती है, वो वहाँ की ज़मीन होती है वो बड़ी अच्छी होती है, वहाँ पानी की क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है। क्योंकि अब भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे किन किन के लिए करते हैं, कृषि, अगर कृषि यानी कि गेहूँ बोएंगे, हम कुछ भी बोते हैं, चने बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, गन्ना बोते हैं, उन सभी के लिए क्या चाहिए बेटा, भूमि तो चाहिए। वानिकी खनन के लिए, उद्योग वगैरह लगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए भी भूमि होनी चाहिए। उद्योगिक की स्थापना करने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, भूमि के यूजेस पढ़ रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, भूमि उपयोग कहते हैं। अब ये जो एक हमारी चयनित देशों में भूमि उपयोग है, इसमें हम भारत का पढ़ेंगे। फसल कितनी भूमि पे उगाई जाती है, 57, और चारागाह कितना है, 4, और वन कितने पे, 22, और अन्य उपयोग के लिए वहाँ यूज़ होती है 17%, यानी कि 17%। अब बेटा आगे पढ़ा जाए तो अब माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के तरीकों की सूची बना सकते हैं हम, जो कि इस पीछे उसमें दी गई है। दोनों में डिफरेंस है, देखो कोई भी दो स्थान है, जैसे दिल्ली हरियाणा लगा लो, तो दोनों की जो भूमि है, क्लाइमेट है, वातावरण है, जल की सुविधा है, उर्वरकता क्षमता है, हर चीज़ में क्या बेटा डिफरेंसेस है। ठीक है, इस प्रकार से अब भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, यानी कि जल की कितनी सुविधा वहाँ पे। मानवीय कारक जैसे
जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भूमि भी उपयोग प्रतिरूप यानी कि जो हमारी प्रौद्योगिकी और जो जनसंख्या उसके कारक भी क्या है बेटा, भूमि पे का जो यूज़ है यानी कि जो उसका उपयोग है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। ओके, निजी भूमि अब क्या होती है और सामुदायिक भूमि क्या होती है वो पढ़ेंगे। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है यानी कि व्यक्तियों के अंडर होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के यानी कि पूरे समुदाय की। अब जो हमारा घर है, अब ये गांव है, ये गांव तो सभी का है, किसी गांव में हम रहते हैं, उदाहरण लेके समझते हैं। तो उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ बेटा, अगर गांव है तो गांव में सभी रहते हैं, तो वो क्या हुआ, सामुदायिक स्वामित्व, ठीक है हमारा। और जो हमारा घर है वो हमारा ही, किसी और का नहीं हो सकता, वो हमारा क्या हुआ, निजी, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों से जो चारा है, फलों, नट, औषधि यानी कि औषधि वगैरह बनाते हैं, बूटियाँ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साझा संपत्ति यानी कि जंगल वगैरह होते हैं उनमें से। ऐसा तो किसी पे लिमिट नहीं है कि आप वहाँ से जाके तोड़ नहीं सकते। आपको किसी चीज़ की वस्तु है, जैसे कि हमारे गांव में कोई पार्क और उसमें कुछ लगा हुआ है, आपको किसी पेड़ पौधे के पत्ते की जरूरत है तो आप तोड़ सकते हैं उसमें से, वो सब है। अब कहा जाए तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, यानी कि कोई भी जगह होती है, स्थान होता है, वहाँ का जो स्थान होता है उसी के अनुसार भूमि में, जैसे कि मैंने अभी दिल्ली हरियाणा का बताया, दिल्ली एमपी का देख लो, दिल्ली यूपी का देख लो, इसी प्रकार से कोई भी देखें, ठीक है, डिफरेंसेस स्थान के कारण होते हैं। आगे भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करते हैं, जो भूमि के संसाधन है वो नष्ट हो रहे हैं, उन्हें हम बचा कैसे सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे। अब उससे पहले पढ़ते हैं हम भू संकलन क्या होता है। भू संकलन क्या होता है बेटा, भू संकलन को सामान्य रूप से शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चाहे वो क्या हो सकते हैं, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं, और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी क्या हो सकता है, भू संकलन हो सकता है। यानी कि जो वर्षा है वो होती रहे थम्बे ही ना, यानी कि हफ्ते 10 दिन तक तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा, तो जो धरती में क्या हो जाएंगी, दरारें आ जाएंगी, तो भू संकलन की स्थिति बन जाएगी। एक वस्तु स्थिति अध्ययन में वही है कि 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था, कब, तिब्बत और हिंदुस्तान की सड़क का, ठीक है बेटा, वो हिमाचल प्रदेश के गांव की एक वो घटना है, उसके बारे में लिखा गया। अब न्यूनीकरण की क्रियाविधि वही है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए क्या किया था, दीवार का निर्माण किया था। सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है, ठीक है। और स्थायी अपवाह, झरना प्रभाव के साथ साथ भू संकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, पृष्ठीय अपवाह का नियंत्रण उपाय कार्यान्वयन, यानी कि अनेक कार्य किए जा रहे हैं समय समय पे व्यक्तियों द्वारा। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए और क्या कर सकते हैं, देखो, वनारोपण कर सकते हैं, भूमि उद्धार कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए, यानी कि वन लगाएं, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है उसको क्या है बेटा, उसमें चेंजिंग करें, यानी कि जो हम औजार वगैरह प्रयोग करते हैं उनको, खाद्य पदार्थों का यूज, रासायनिक कीटनाशकों का ना करें, उर्वरकों को विनियमित उपयोग करें, जो उर्वरक कीटनाशक मारने की होती हैं, और अतिचारण पर रोक लगाएं, यानी कि जो कहीं भी जो हमारी जगह होती है, यानी कि वन वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो पशुपालन किया जाता है उन पे उस पर, ठीक है। ये क्या है, भूमि संरक्षण के उपयुक्त सामान्य तरीके हैं। अब आता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना, यानी कि ख़त्म हो जाना क्या हो जाता है। अपक्षय माने हो गया होता है ख़त्म होना, यानी कि ये सारी चीज़ें, पौधे, प्राणी, मनुष्य, यानी कि इनके क्रियाकलाप जो ये कार्य करें उनके द्वारा क्या हो जाएंगे, शैल वगैरह टूट जाएंगे और क्षय यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे, ठीक है बेटा। अब मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। भूमि से निकटता से जुड़ी हुई स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है, यानी कि इसी के कारण हम क्या करते हैं, टाइप्स देखते हैं मृदा की, ठीक है। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया, हार्मोन्स वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है, देखो ये घास बुई हुई है, ये ऐसे 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 4 टाइप्स में बटी हुई है।
मृदा का निर्माण चट्टानों से जो प्राप्त खनिज हैं और जैव पदार्थ हैं तथा भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब देखो बेटा, कोई भी हम अच्छा पदार्थ जैसे कि हमारी जो देसी खाद होती है वो हम अपने खेतों में डालते हैं तो वो अच्छी होती है, और जो वैसे ही जो दुकानों पे शॉप्स में मिलती हैं जो पैकिंग में आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती है। वो हमारी मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता है उसको क्या करती है, कमज़ोर करती है, यानी कि मिट्टी की शक्ति को कमज़ोर बनाती है। ठीक है बेटा, और मिट्टी क्या है, हमारी मिट्टी जो होगी उसको जैसे हम अच्छे प्रोडक्ट्स, जैसे हम अगर कपड़े यूज़ करते हैं, अगर उन्हें अच्छे साबुन से नहीं धोएंगे तो वो साफ़ नहीं होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मिट्टी में, अगर मृदा में हम अच्छी चीज़ें खाद्य पदार्थ नहीं डालेंगे, समय समय पर उसकी जांच नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, उसकी उर्वरकता क्षमता कम होती चली जाएगी और वो बंजर होती चली जाएगी। अब मृदा को 5 तरीके से समझ सकते हैं। एक होती है जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा उनसे निर्धारित होती है। सेकंड है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा, यानी कि ढाल वाले होते हैं जो। तीसरी प्राणी जात, सूक्ष्म वनस्पति जात और हार्मोन्स के से जो दर से प्रभावित होती है वो। फोर्थ समय मृदा प्रच्छेदिका की मोटाई को निश्चित, यानी कि कई बार ऐसा होता है मोटाई इतनी परत उसकी मिट्टी की ज़्यादा होती है कि जो उर्वरकता क्षमता है उसके नीचे तक नहीं जा पाती। जलवायु, तापमान, वर्षा, पक्ष, यानी कि अधिकतर वर्षा जहाँ होती रहती है वहाँ की मिट्टी भी कैसी होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती बेटा, जिसकी ऊपरी परत क्या होती चली जाती है। अब देखो भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए, यानी कि ये कह रहा है कि ये सारी टाइप्स की जो मिट्टी इनको अलग अलग देखिए, पता कीजिए किसमें क्या अंतर है। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक क्या क्या है बेटा, वही स्थलाकृति हो जाएगा और मृदा निर्माण का संगठन जो और भूमि जैव पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट पे चलते हैं, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं। अब जो मृदा का निम्नीकरण है, यानी कि मैंने बोला था जो अभी पढ़ाया था कि चार दीवारी हो जाती है वो सब, अब इसके खतरे में है जो इसको मृदा संसाधन के जो मुख्य खतरे हैं वो क्या, देखो मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, यानी कि मानव द्वारा भी और प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा भी। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूसंकलन और बाढ़, यानी कि इसमें प्राकृतिक कौन से हो जाएंगे, वर्षा होते रहना, भूसंकलन, बाढ़, ये क्या हो जाएंगे प्राकृतिक कारक, और मानव निर्मित कारक कौन से हो जाएंगे, यानी कि वनोन्मूलन, अतिचारण और उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग, ये सब क्या मानव निर्मित है। अब इसकी मृदा संरक्षण की जो संरक्षण करते हैं हम, मृदा का जो संरक्षण करते हैं उसकी विधियाँ हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो फर्स्ट है मल्च बनाना। इसमें क्या होगा, देखो पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है और इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी कि पौधों के बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। अगर वो मिट्टी और थोड़ा सा गैप होता है उधर से आएगी वो पानी के बहाव में तो वो नीचे ही रह जाएगी, इसके पास ही रह जाएगी, ये होती है। अब होता है वेदिका फार्म। इसमें क्या होता है, चौड़े समतल सोपानों और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हों और इनकी पृष्ठीय प्रभाव मृदा अपरदन, ये सभी क्या है मृदा अपरदन को रोकते हैं, वेदिका फार्म भी। ठीक है, फिर है समुच्चय रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर होती है, जैसे कि समुच्चय रेखा समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का, यानी कि उसको रोकती है। अब होती है रक्षक मेखलाएं। ये तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। देखो ये इस प्रकार से, ये देखो एक लाइन में लगा दिए गए हैं, तो इससे क्या होगा, उधर से बाढ़ वगैरह पानी का बहाव आएगा तो यहीं तक आएगा, इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और ये वेदिका फार्म है और ये क्या समुच्चय देखिए जुताई। ठीक है बेटा, अब इससे आगे वाला है जो हमारा है समुच्चय रेखीय रोधिकाएँ। ये होती हैं जो क्या होती हैं, बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। इनसे बनाने के लिए रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके सामने खाई छोड़ दी जाती है। ठीक है बेटा,
अब चट्टान बांध क्या होते हैं? चट्टान तो आपको पता ही होगा, चट्टान और बांध भी पानी का प्रयोग रोकने के लिए, के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं चट्टान और बांध, और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं, यानी कि मृदा के कटाव होने को, यानी कि उसकी ऊपरी की जो मिट्टी है उसको, जो कटाव होता है उसको रोकते हैं और मृदा संरक्षण करते हैं। बीज की फसल उगाना, बीज की क्या होता है? वर्षा तो होनी, यानी कि अधिकतर वर्षा होती रहती है, उसके बाद जो थोड़ा सा हमें ऐसा सीज़न आता है जब वर्षा कम होती है, तो उसमें क्या करना? फसलें उगाना, और एक का अंतर कतारों में उगाना, यानी कि एक लाइंस में बनाना, यानी कि पौधे एक रो में लगाना। अब पढ़ेंगे बेटा जल के बारे में, वाटर के बारे में। जल क्या है बेटा? अब भूपृष्ठ पे कितना भाग पे जल है? 3/4 पे, ठीक है जी। और जल एक क्या? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। जो हमारा जीवन है कहाँ से? महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। देखो 2/3 भाग पे क्या है? समुद्र, और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं, यानी कि उनके जो साइड में जो मैदान होते हैं उनमें क्या बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सब। अब इसमें कहा जाए तो वही महासागरों का जल क्या? लवणीय होता है, नमकीन होता है, पीने लायक नहीं होता, उसको यूज़ हम पीने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही इस लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों से, जैसे कि अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, ये सब है, ठीक है बेटा। 1% अलवण जल उपलब्ध है, वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, यानी कि केवल 1% ऐसा है जो जल क्या है? मानव के उपयोग के लिए। यह भौमजल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कि जल चक्र किसे कहते हैं। देखो वाष्पीकरण और वर्षण और वहाँ की प्रक्रिया द्वारा महासागर होते हैं, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण की निरंतर गतिशील होती है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र। यानी कि नदियाँ हैं, समुद्रों से नदियों में जल आता है, वो नदियाँ फिर जाके कहीं समुद्र में, सागरों में मिलती है, वही क्या है? जल चक्र। इधर से उधर, उधर से इधर जल का आना जाना, ये सब होता है। जल उपलब्धता की समस्याएं क्या है? अब देखो कई देशों का नाम आएगा इसमें। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, ऐसा नहीं कि भारत में ही कमी है जल की, और भी ऐसे देश हैं जिनमें क्या बेटा जल की मात्रा काफ़ी कम है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है, ठीक है बेटा। और जलवायु प्रदेशों में, ऐसे देशों में क्या है? जलवायु प्रदेशों में स्थित अक्सर क्या होता है? जहाँ अक्सर सूखा पड़ता रहता है, पानी की इतनी समस्या। अब पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, जैसे कि मिट्टी का संरक्षण कर रहे थे, अब जल का संरक्षण कैसे करें वो पढ़ेंगे। देखो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है, यानी कि औद्योगिकरण हो रहा है बेटा, जो उद्योग खोलने वगैरह हो रहे हैं, उनसे जो कचरा आता है, उनसे जो केमिकल्स आते हैं, उन्हें क्या किया जाता है बेटा? नदियों में प्रभावित किया जाता है। ये देखो जैसे जमुना में कितना गंदा पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या है? जो हमारी फैक्ट्रिया एरिया, उनका जो गंदा पानी होता है, उनका जो केमिकल्स आते हैं वो इस पानी में मिल जाते हैं, और ये पानी पीने लायक नहीं होता, और इसको पीते हैं तो उसमें 1% कण तो ऐसे रहते हैं, हम कितना भी इसको अच्छी प्रक्रिया के कारण, यानी कि वाष्पीकरण कर लें, इसको साफ़ सफाई कर लें, फिल्टराइजेशन कर लें इसका, फिर भी 1% कण इसमें उसके रह ही जाते हैं, जिससे कुछ व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, वो सब ये सब है। नवीकरणीय संसाधन ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इसमें शामिल देखो क्या है? नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं जो, ठीक है। पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल, यानी कि कई प्रक्रिया ऐसी बनाई जाती है जिनके कारण इस जल को फिर साफ़ सफाई की जाती है, उसके बाद इसको यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। यानी कि पीने के, कपड़े धोने के, मानव द्वारा कई विधियाँ हैं, ठीक है। संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, जैसे कि अब आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होती है प्राकृतिक? जो प्रकृति से है। देखो प्रदर्शनी की वस्तुएं देश में, हमारे देश में अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट
हैं, ठीक है बेटा। उसमें क्या है, अलग अलग प्रदर्शनियाँ, जैसे कि कहीं की कुछ चीज़ फेमस होती है, कहीं का कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि कहीं कुर्सियाँ अच्छी बनती हैं, कहीं बाँस की सुविधा, बाँस के पौधे अधिक है, बाँस की खेती की जाती है, ठीक है। ये सब है। और इसी प्रकार जैसे कि जो होता है एक थैला बनाया जाता है, ठीक है, उसका प्रयोग होता है, अगर उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो वो हैंड बैग में हो जाता है। जूट से बने होते हैं ये सब। अब है जैवमंडल। जैवमंडल लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। इसमें क्या है, जीवित जातियाँ, ठीक है, और जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर क्या होती है, पारितंत्र क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो होता है बेटा जहाँ सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं, संबंधित रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अब जैसे कि कहा जाता है कि फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, इसलिए क्या रक्षक मेखला होते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, फल होते हैं, लैक्टेस, गोंद, औषधि, ये कागज प्रदान करते हैं, इनकी जो हम उनसे लेते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं, उनमें हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, फूलों के परागण से मदद मिलती है। इसी प्रकार जो फूल होते हैं उनसे हम सेंट बना जाते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन बनाई जाती है, वो सब बेटा। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है। वितरण प्राकृतिक वनस्पति, देखो वनस्पति की है जो वो क्या तापमान और आर्द्रता पर निर्भर होती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, और आर्द्रता शक्ति कैसी है। विश्व के वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जो भी है हमारी वनस्पति विश्व में, उसको 4 भागों में, 4 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे वन अलग है, घास अलग है, स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सब। कुछ ऐसे हैं जैसे कि झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं, जहाँ पे कटीली, जो कम वर्षा वाले होते हैं वहाँ क्या है बेटा, कटीली झाड़ियाँ और गुल्मी उगते हैं, जैसे कि राजस्थान लगा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकन सम्मिलित हैं, यानी कि, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सदा रहित और पर्णपाती वन के बारे में, ठीक है। सदा रहित को वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, यानी कि एक साथ वो बिल्कुल अपनी पत्तियां नहीं गिराते, धीरे धीरे पूरे समय साल गिराते रहते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जिनके वृक्ष वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि एक टाइम आता है उनका जब उनकी पत्तियां सारी गिर जाती हैं बेटा, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय होता है, ये 2 हैं जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। अब ये प्राकृतिक वनस्पति है और जो वन्य जीव संरक्षण है उनका कैसे क्या निदान करें। वन क्या बेटा, हमारी संपदा है, और क्या है, आश्रय प्रदान करते हैं। अगर वन नहीं होंगे तो जनसंख्या जो इतनी बढ़ती जा रही है तो उनका आवास कहाँ से होगा। साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। जातियाँ सुरक्षित महसूस करिए, इनकी कुछ ऐसे हैं जो क्या है, लुप्त होने की कगार पे हैं। कुछ ऐसे जैसे कि देखो ब्लैक बंक में सुरक्षा के कारण ये बस ये है, जैसे कि हिरन हो गए, सांपों की प्रजातियाँ हो गई, हाथी हो गए, ये सब क्या, इनकी शुतुरमुर्ग हो गए, चीते हो गए, ठीक है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ाई, ये सब इनकी प्रजातियाँ क्या बेटा लुप्त होती जा रही हैं। और इनका अगर संरक्षण नहीं करेंगे, बचाव नहीं करेंगे, हम इन्हें बचा के नहीं रखेंगे, अगर निरंतर इनका क्या होता रहेगा बेटा, अगर निरंतर इनका ऐसे ही शिकार किया जाएगा तो ये जो आज जनसंख्या है उससे भी नीचे चली जाएगी, उससे भी कम होती चली जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए।
संकरी घाटियों में, झीलों में, ऐसी मतलब क्लाइमेट का भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ वर्षा कैसी होती है, भूमि कैसी है, ठीक है बेटा, सारा उसका ध्यान रखिए। और प्रजातियाँ क्या हैं, बहुत सारी हैं। अब देखो, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मार रहे हैं, उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने पशु पक्षियों को नहीं मारते और विरुद्ध हैं उन चीज़ों के, जैसे कि भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, ठीक है। मोर क्या हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसे तो मार ही नहीं सकते। अगर कोई मार देता है तो उसको भाई सजा वगैरह हो जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है बेटा। और ये कहा गया ये हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड होता है, ठीक है बेटा, इस प्रकार से। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन आंसर पे, जो कि मैं आपको बिल्कुल क्लास के लास्ट में कराती हूँ, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन आंसर। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? एक तो बेटा क्या हो जाएगा, तापमान, एक क्या हो जाएगा, वृषण। ओके, एक क्या हो जाएगा तापमान, एक क्या हो जाएगा वृषण। सेकंड क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण के दो कारण बताइए। अब देखो मैंने P14 लिख रखा है, यानी कि पेज नंबर 14 पे है इसका आंसर। ये देखो यहाँ से है, फर्स्ट का सेकंड मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से होते हैं, ये सब है बेटा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ध्यान से देख लो। अब आते हैं थर्ड पे, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? देखो, भूमि हमारे जीवन का क्या है, आधार है। इसके बिना हम आवास, खाना, पानी प्राप्त नहीं है, ठीक है। किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। अभी बताया था, जैव मंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, अवैध शिकार और कटाई पर रोक लगाना, यानी कि बिना बात हम किसी भी पशु पक्षियों का क्या नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। फिर आता है जल संरक्षण के 3 तरीके। देखो, रिसाव को रोकना, वाष्पीकरण रोकना, वर्षा जल संग्रहण, ठीक है बेटा, ये 3 कारक हैं। तो इस प्रकार ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं हम सही उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो मृदा का गठन क्या होगा, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो, वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? खरीदारी के बाद पॉलीबैग को नष्ट करना। अब भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी हार्मोन्स क्या हो जाएगा, ऊपरी मृदा का निक्षेपित। और चट्टान बांध क्या होंगे, मृदा अपरदन को रोकना। चट्टान और बांध किस लिए बनाए जाते थे, मृदा अपरदन को। अब जैव मंडल क्या है, जैव मंडल क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सेकंड, ओके। इसी प्रकार अब सत्य या असत्य ये बताना और उसका कारण भी देना। तो देखो, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, ये सत्य या असत्य है? तो बेटा ये राइट बात है, ये सत्य है। और यह क्यों है, क्या कारण है? यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है और यह मैदान समतल है, इस कारण से क्या बेटा, ये सत्य है बात। अब इसका सेकंड करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, क्या कारण है? ये बात सत्य है या असत्य है? सत्य है बेटा, बिल्कुल कम हो रहा है। हमारे यहाँ पानी की जो इतनी मात्रा बढ़ती जा रही है हर चीज़ की, कि पानी जो है उसकी समस्या बहुत हो रही है। किस लिए हो रही है? देखो, भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ना फर्स्ट कारण। सेकंड क्या हो जाएगा, प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है, उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। दोबारा से, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा था बेटा, ये भी बात क्या है, सत्य है, ठीक है। अब क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो, ताकि मृदा अपरदन कम हो। क्या आंसर हो जाएगा, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो, ठीक है। अब लास्ट है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तित वर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। ये बात सत्य है, सत्य है, असत्य है बेटा, ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं।
जो कि मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको कराए हैं। ये देखिए, ओके जी, बिल्कुल सारे। और मैंने बोला था जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं बुक से ही कराऊंगी, कोई भी हेल्प बुक वगैरह और कुछ भी आपको कहीं से भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको आपकी बुक है जो, उसी में से आपको आंसर मिलेंगे, उसी में से आपने करने हैं अच्छे से। और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो आप बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बनाती रहूँ। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय।